नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज 24 मिसाइलें, 9 ठिकाने और बड़ी तबाही। पहलगाम हमले के 2 हफ्ते बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से बदला ले लिया है। पाकिस्तान को जिस बात का डर सता रहा था, अब वो हकीकत में बदल चुका है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। आधी रात को हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर नाम के इस मिशन को अंजाम दिया। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर मिसाइलें दाग दी। पाकिस्तान में तबाही का मंजर है। वहीं दोनों देशों की सीमाओं पर तनाव। एलओसी पर ताबड़तोड़ गोलीबारी चल रही है। तो क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग की हुई शुरुआत? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। आतंक के खिलाफ हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश दुनिया में चर्चा। चीन ने कहा दुर्भाग्यपूर्ण, ट्रंप बोले पता था कुछ होने वाला है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा 2 न्यूक्लियर पावर के बीच जंग का खतरा। यमन में इजरायल के हमले जारी, सना एयरपोर्ट बना निशाना। इस बीच अमेरिका का हूतियों पर बमबारी बंद करने का ऐलान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, कहा यूएस पर अपना टैरिफ शून्य करने को राजी है हिंदुस्तान। पहले ट्रंप ने कहा था सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है हिंदुस्तान। और चलते चलते में देखेंगे नए पोप के चुनाव को। वेटिकन सिटी में प्रक्रिया आज से शुरू। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जर्मनी के चांसलर चुने गए फ्रेडरिक मर्ज। दूसरे राउंड की वोटिंग में मिले 325 वोट। पहले राउंड में बहुमत से 6 वोट कम मिले थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कनाडा को फिर अमेरिकी राज्य बनाने का ऑफर। कनाडाई राष्ट्रपति कार्नी बोले, जैसे व्हाइट हाउस बिकाऊ नहीं, वैसे ही हमारा देश भी बिकाऊ नहीं। बांग्लादेश में पूर्व इस्कॉन पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी पर सियासी संग्राम तेज। शेख हसीना की पार्टी का आरोप, यूनुस सरकार चला रही हिंदू विरोधी एजेंडा। रूस ने फिर यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन से किया हमला, 2 लोगों की मौत, 8 घायल। तो हिंदुस्तानी सेना ने पाकिस्तान के अंदर बड़ी कार्रवाई की है। एक साथ 9 टारगेट पर अटैक कर उन्हें बर्बाद कर दिया गया। पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह कार्रवाई की गई। इस पूरे ऑपरेशन को सिंदूर नाम दिया गया। जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया उनमें बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह, मुरीदके का मरकज तैयबा, गुलपुर, मुजफ्फराबाद का सवाई नल्ला कैंप, मुजफ्फराबाद का ही बिलाल कैंप, कोटली कैंप में मस्कर रहील शहीद, बरनाला कैंप में मस्जिद आहले हदीथ, सरजल कैंप और सियालकोट का महमूना कैंप शामिल रहा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई एयर स्ट्राइक में लश्कर तैयबा और जैश-ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया है। इनमें कोटली, बहावलपुर और मुजफ्फराबाद समेत पंजाब प्रांत की कुछ लोकेशन शामिल थी। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि हिंदुस्तान ने 24 मिसाइलें दागी हैं, जिनमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे जाने का दावा किया गया है। लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि हिंदुस्तानी मिसाइल हमले में 26 लोगों की जान गई है, जिनमें महिलाओं और बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। इस बीच BBC उर्दू ने जैश-ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर के हवाले से कहा है कि सुभान अल्लाह मस्जिद पर किए गए हमले में मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबियों की जान चली गई। मौलाना मसूद अजहर की बड़ी बहन के साथ मौलाना कशफ का पूरा परिवार मारा गया है और मुफ्ती अब्दुल रऊफ के पोते पोतिया, बहन सादिया के पति समेत सबसे बड़ी बेटी के 4 बच्चे घायल हुए हैं। ज्यादातर महिलाएं और बच्चों की जान चली गई। एयर स्ट्राइक में मारे गए अजहर के परिवार के सदस्यों और करीबियों को आज ही दफनाया जाएगा। पाकिस्तान के टीवी चैनलों की तरफ से कहा जा रहा है कि बहावलपुर में मौलाना मसूद अजहर के मदरसे पर 4 मिसाइल दागी गई हैं, जिसके बाद शोले भड़क उठे। आसमान पूरा लाल हो गया, पूरा मदरसा तबाह हो चुका है। हिंदुस्तानी सेना ने भी अपनी कार्रवाई के बारे में मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि हमले आतंकियों के ठिकाने पर किए गए। सेना ने एयर स्ट्राइक के 9.5 घंटे बाद सुबह 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री और आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स से विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि रात 1:05 से लेकर 1:30 बजे रात तक ऑपरेशन हुआ। 25 मिनट के इस ऑपरेशन में आतंकियों के लॉन्च पैड, ट्रेनिंग सेंटर्स टारगेट किए गए और उन्हें तबाह कर दिया गया। हिंदुस्तान की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, जो एटम बम की बात कर रहे थे, अब शांति की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी हिफाजत कर सकता है,
लेकिन हिंदुस्तान रुक जाता है तो हम भी रुक जाएंगे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर देश दुनिया से आती प्रतिक्रियाओं की। तो पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। इस हमले के बाद पाकिस्तान भी हिंदुस्तान विरोधी माहौल बनाने की कोशिश में जुटा है, लेकिन दुनिया इस वक्त हिंदुस्तान के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। इस हमले पर अब दुनिया भर के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले के जल्द खत्म होने की उम्मीद जताई है। हालांकि पाकिस्तान का करीबी समझे जाने वाला चीन हिंदुस्तान की एयर स्ट्राइक पर चिंता जता रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के बयान में हिंदुस्तान के सैन्य ऑपरेशन पर फिक्र जाहिर की गई। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन को भारत के किए गए सैन्य ऑपरेशन पर अफसोस है। हम मौजूदा स्थिति को लेकर चिंतित हैं। भारत और पाकिस्तान हमेशा एक दूसरे के पड़ोसी रहेंगे और दोनों चीन के भी पड़ोसी हैं। चीन हर तरह के आतंकवाद का विरोध करता है। हम दोनों देशों से शांति और स्थिरता के बड़े हित में काम करने, शांत रहने, संयम बरतने और ऐसे कदमों से बचने की अपील करते हैं जो स्थिति को और जटिल कर सकते हैं। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर हिंदुस्तान के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्व बिरादरी से अपील करते हुए कहा कि दुनिया आतंकवाद के खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस दिखाए। हिंदुस्तान की एयर स्ट्राइक पर यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत के सैन्य अभियान को लेकर बहुत चिंतित है। और यूएन के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक के मुताबिक दुनिया दोनों देशों के बीच टकराव बर्दाश्त नहीं कर सकती। हिंदुस्तान के जरिए पाकिस्तान में मिसाइल हमले की घोषणा के बाद दुजारिक ने कहा कि वो दोनों देशों से अधिकतम सैन्य संयम बरतने का आह्वान करते हैं। महासचिव नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार भारतीय सैन्य अभियानों को लेकर बहुत चिंतित है। दुनिया भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव बर्दाश्त नहीं कर सकती। वहीं हिंदुस्तान में इजरायल के राजदूत रूवेन अजार ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि इजरायल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। आतंकवादियों को पता होना चाहिए कि निर्दोषों के खिलाफ उनके जघन्य अपराधों से बचने के लिए उनके पास छिपने की कोई जगह नहीं है। जबकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने आगे लिखा कि मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस टिप्पणी से सहमत हूं कि ये जल्द ही खत्म हो और शांतिपूर्ण समाधान के लिए हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी नेतृत्व दोनों के साथ बातचीत जारी रखेगी। तो वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को भारतीय हमले का निर्णायक रूप से जवाब देने का पूरा अधिकार है। और अब अगली खबर में बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़े दावे की। तो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के फैसले ने देश दुनिया में आर्थिक तनाव पैदा कर दिया है। चीन ने जहां अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया और 245% टैरिफ के बदले 125% टैरिफ ठोक दिया, तो ट्रंप भी बैकफुट पर आ गए और चीन का टैरिफ कम करने के संकेत दे रहे हैं। इस बीच अब हिंदुस्तान को लेकर भी उन्होंने बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि हिंदुस्तान अमेरिका पर अपने टैरिफ को खत्म करने के लिए राजी है। हालांकि हिंदुस्तान ने ऐसा किसी के लिए भी नहीं किया है, लेकिन हमारे लिए किया है। यानी हिंदुस्तान अब अमेरिकी उत्पादों पर कोई टैरिफ नहीं लगाएगा, लेकिन ऐसा ट्रंप कह रहे हैं। हिंदुस्तान की तरफ से उनके इस दावे की पुष्टि नहीं की गई है। हिंदुस्तान ने इस पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी है। ट्रंप का यह बयान कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ द्विपक्षीय बातचीत के दौरान आया है। उन्होंने यह भी साफ नहीं किया कि वो किन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ की बात कर रहे थे और ना ही उन सेक्टर्स की भी बात की जिन पर हिंदुस्तान शून्य टैरिफ लगाने को राजी हुआ है। आपको बता दें कि 2 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति ने हिंदुस्तान समेत दुनिया के दर्जनों देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की थी। ट्रंप का कहना था कि ये देश अमेरिकी उत्पादों पर ज्यादा शुल्क लगाते हैं, जिससे अमेरिका को नुकसान उठाना पड़ता है। खासकर हिंदुस्तान का नाम लेते हुए उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान अमेरिका पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है और इसे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस दौरान उन्होंने हिंदुस्तान पर 26% टैरिफ लगाए थे। हालांकि बाद में उन्होंने चीन को छोड़कर तमाम मुल्कों के लिए टैरिफ पर 90 दिनों के लिए रोक लगाने का फैसला किया, जिससे हिंदुस्तान को भी राहत मिली और फिलहाल 10% टैरिफ लागू है। और अब उनके इस दावे ने एक नई बहस छेड़ दी है। और अब अगली खबर में बात यमन के हूतियों पर हमले की। तो इजराइल लगातार यमन में हमले कर रहा है, हूतियों के ठिकानों को निशाना बना रहा है और इसी कड़ी में अब उसने एक और एयरपोर्ट पर धावा बोला है। इजरायली डिफेंस फोर्स आईडीएफ ने 24 घंटों से भी कम समय में दूसरी बार यमन में हूती आतंकवादी संगठन के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। इस बार यह हमला यमन की राजधानी सना के केंद्रीय हवाई अड्डे पर किया गया, जिसके चलते ये एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद हो गया है।
आईडीएफ ने बताया कि सना का ये एयरपोर्ट हुदैदा एयरपोर्ट की ही तरह हूती आतंकवादी संगठन की तरफ से हथियार और आतंकवादियों को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। इन ठिकानों का इस्तेमाल आम नागरिक संरचनाओं की आड़ में आतंकी गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। ऐसे में इजरायल की तरफ से यह कार्रवाई हूती संगठन के इजरायल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर किए गए हमले के जवाब में की गई है। इसके अलावा इजरायली सेना की तरफ से सना क्षेत्र में कई केंद्रीय बिजली संयंत्रों को भी निशाना बनाया गया है। आईडीएफ के मुताबिक ये पावर स्टेशन हूतियों के लिए ऊर्जा के प्रमुख स्रोत रहे हैं, जिसका इस्तेमाल वे अपनी आतंकी गतिविधियों को बनाए रखने में करते हैं। आईडीएफ ने इसे यमनी जनता की नागरिक संरचनाओं का आतंकी उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग बताया है। इजरायल हूतियों पर लगातार हमले कर रहा है। इस बीच अमेरिका ने हूतियों पर बमबारी रोकने की घोषणा कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि हूतियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्होंने संकेत दिया है कि वो अब और लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। इसके साथ ही उन्होंने ये वादा भी किया है कि वो अब जहाजों को निशाना बनाना बंद कर देंगे। दरअसल ये पूरी लड़ाई लाल सागर में अमेरिकी और इजरायली जहाजों पर हूतियों के हमले के कारण छिड़ी है। यमन की हूती विद्रोही गजा में इजरायली हमलों के खिलाफ गजा निवासियों के समर्थन में अमेरिकी और इजरायली जहाजों को निशाना बनाते रहे हैं, जिसके खिलाफ अमेरिका और इजरायल ने भी जवाबी कार्रवाई के तौर पर हमले किए। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हूतियों पर लगभग 2 महीने से चल रहे हवाई हमलों को रोकने के आदेश दे दिए हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अब इजरायल की कार्रवाई भी रुकेगी? और अब चलते चलते में देखेंगे नए पोप के चुनाव को। तो 21 अप्रैल को पोप फ्रांसिस का निधन हुआ और उसके बाद से ही उनके उत्तराधिकारी के नाम की चर्चा शुरू हो गई। परंपरा के मुताबिक पोप के निधन के 15 दिन बाद नए पोप के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है और इसे 5 दिनों में पूरा करना होता है। और अब वेटिकन सिटी के सिस्टीन चैपल में 267वें पोप का चुनाव शुरू किया जा रहा है। कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च धर्मगुरु को चुनने के लिए सीक्रेट वोटिंग होती है, जिसे कॉन्क्लेव कहा जाता है। कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए दुनिया भर से 133 कार्डिनल पहुंचे हैं। इसमें 4 भारतीय भी हैं। चुनाव बेहद ही गुप्त तरीके से कराया जाता है, इसलिए सभी लोगों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जमा कर लिए जाते हैं। वोटिंग से 90 मिनट पहले सभी तरह के सिग्नल बंद कर दिए जाते हैं। वेटिकन सिटी में सुबह 10 बजे दिन की शुरुआत प्रो एलिगेंडो पोंटिफिस से होती है, जिसका अर्थ है रोमन पोंटिफ के चुनाव के लिए सेंट पीटर बेसिलिका में कार्डिनल्स कॉलेज के डीन के नेतृत्व में एक सार्वजनिक मास। ये एक गंभीर प्रार्थना है जिसमें पवित्र आत्मा से नए पोप के चयन में चर्च का मार्गदर्शन करने के लिए कहा जाता है। 4:30 बजे के करीब 135 कार्डिनल इलेक्टर्स सिस्टीन चैपल के पास पॉलिन चैपल में इकट्ठा होते हैं और प्रेयर करते हैं। ये कैथोलिक चर्च की एक प्राचीन प्रार्थना है जिसमें संतों का नाम एक तरह से रोल कॉल यानी एक एक कर लिया जाता है। इसके बाद वे वेनी क्रिएटर स्पिरिट्स का नाम जप करते हैं और सिस्टीन चैपल में प्रवेश करते हैं। पोप के चुनाव के नतीजे पहले दिन से 5वें दिन के बीच कभी भी आ सकते हैं। पोप पद के दावेदारों के बीच वोटिंग होती है और फैसला होने तक लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है। 3 दिन में कोई नतीजा नहीं निकलता है तो चौथे दिन वोटिंग नहीं कराई जाती और 5वें दिन टॉप 2 उम्मीदवारों के बीच वोटिंग होती है, जिसमें से एक पोप चुना जाता है। पोप का चुनाव होने के बाद सभी वोट जला दिए जाते हैं। इसके बाद वेटिकन की चिमनी से सफेद रंग का धुआं निकलता है, जिसे इस बात का संकेत माना जाता है कि नया पोप चुन लिया गया है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।